Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. This is Anubhav Dipani, Faculty of Geography Option, GS and Current Affairs at Synopsis. अब हम लोग अपनी PT 360 की जो सीरीज़ है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियोस में देख चुका होगा कि जो सोशल इश्यूज़ के जो PT हैं, इसके अलावा पॉलिटी PT, इसके अलावा अब हम लोग IR का PT स्टार्ट कर रहे हैं एंड आर्ट एंड कल्चर प्लस एनवायरनमेंट। इनमें से कुछ पीटीज आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, कुछ पीटीज के जो लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी अब धीरे धीरे अपलोड होने शुरू हो चुके हैं। इन सब के जो पीडीएफ हैं वो आप लोगों को सिनॉप्सिस की वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं और PT 360 का जो अगर आप कोर्स हैं उसको एक्सेस करते हैं, उसको परचेज करते हैं, तो वो सारे के सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल होंगे। इसके जो वीडियोज़ हैं वो आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे, लेकिन पीडीएफ के लिए आप लोगों को इसको रजिस्टर करना होगा, राइट। तो आज हम लोग अपना PT 360 का इंटरनेशनल रिलेशन का करंट अफेयर पिछले 5 साल का स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा ट्रांसपोर्ट, कॉरिडोर एंड पाइपलाइंस, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज मोतीहारी अमेलगंज ऑयल पाइपलाइन। ये जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है ये बेसिकली बिहार और नेपाल के बीच में, दैट इज इंडिया और नेपाल के बीच में एग्जीक्यूट की जाएगी। ये बेसिकली मोतीहारी जो बिहार के अंडर आता है और अमलेखगंज जो नेपाल के अंडर आता है उसके बीच में बिछाई जाएगी, और जो कंस्ट्रक्शन है इसका वो इंडियन गवर्नमेंट ही करेगी। इस पाइपलाइन का जो एक्चुअली में एग्जीक्यूशन है ग्राउंड लेवल पे वो 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन या बॉडीज मिलकर करेंगी। पहली जो रहेगी वो रहेगी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन दैट इज IOC, और दूसरी नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इस पाइपलाइन में दैट दिस इज द फर्स्ट ट्रांसनेशनल पेट्रोलियम पाइपलाइन फ्रॉम इंडिया। इसके अलावा इट इज द फर्स्ट साउथ एशियन ऑयल पाइपलाइन कॉरिडोर एंड ऑल्सो फर्स्ट ऑयल पाइपलाइन इन नेपाल। ये इंपॉर्टेंट इसमें है। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं ये मोतीहारी है फर्स्ट पॉइंट इंडिया का, और ये यहाँ पर इसका सेकेंड लोकेशन है नेपाल का। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एयर फ्राइट कॉरिडोर सर्विस, ये बेसिकली एक कॉरिडोर सर्विस है, एयर फ्राइट कॉरिडोर सर्विस है जो पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है उसके पास होते हुए जाएगी। और बेसिकली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि अफगानिस्तान को जो इंडियन मार्केट्स है उसका एक्सेस मिल सके एंड वाइस वर्सा भी ये काम करेगा, राइट। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स रह चुके हैं इंडिया की तरफ से जिससे कि अफगानिस्तान और इंडिया का जो बेसिकली मार्केट है, ट्रेड है, वो बहुत ज़्यादा ईजी हुआ है। एक दो हम लोग चीज़ें देख लेते हैं अदर इनिशिएटिव्स में। जैसे कि 2015 में अफगान ट्रक्स को इंडिया में एंटर करने के लिए परमिशन दी गई थी अटारी लैंड चेक पोस्ट के थ्रू। इसके अलावा देयर इज अ ट्राइलेटरल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट वाज साइंड विद अफगानिस्तान एंड ईरान, जो बेसिकली चाबहार जो हमारा पोर्ट है ईरान का 2016 में, उसके लिए भी यहाँ पर अग्रीमेंट हुआ था। वैसे जो चाबहार पोर्ट एक हमारा पूरा एक अलग टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग PT में ही कवर करेंगे, लेकिन अदर इनिशिएटिव्स की जब हम बात करते हैं अफगानिस्तान इंडिया में तब ये टॉपिक भी इसमें इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा इंडिया ने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अफगानिस्तान में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट के तहत इंप्लीमेंट किए हैं, जैसे सलमा डैम, न्यू अफगान पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसके अलावा दोशी एंड चारिकर सबस्टेशंस। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग अग्रीमेंट। तो ये जो लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग अग्रीमेंट है ये इंडिया और म्यांमार के बीच में साइन हुआ है। इंडिया और म्यांमार की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में ये डील हुई है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वो लोग बेसिकली ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ जो इंडिया और नेपाल के जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं उनका जो फ्री मूवमेंट का रेगुलेशन है उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाए। अब फ्री रेगुलेशन का मतलब ये नहीं है कि बिना पासपोर्ट और वीज़ा के वहाँ पे फ्री मूवमेंट होगा लोगों का। वीज़ा और पासपोर्ट जो वैलिड है वो तो लगेगा ही, लेकिन यहाँ पर एक सहूलियत ये दी गई है कि इंडिया और म्यांमार में जब सिटीजन्स को फ्री मूवमेंट करना होता था तो उनको एक स्पेशल लैंड एंट्री परमिशन लगता था। अब वो स्पेशल लैंड एंट्री परमिशन दैट इज SLEP वो अब उनको नहीं लगेगा, सिर्फ पासपोर्ट और वीज़ा के थ्रू वहाँ पर फ्री मूवमेंट रेगुलेशन जो है वो हो सकेगा। एट प्रेजेंट अगर आज की हम लोग बात करते हैं तो 2 क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं इंडिया म्यांमार के बीच में। एक तो मणिपुर में है मोरे और दूसरा मिजोरम में है दैट इज जोखावथर। तो अब हम लोग ये ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन कॉरिडोर देख रहे हैं तो बहुत सारे जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं या फिर चेक पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी हमको पढ़ने का मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो 8, 10, 12 चेक पोस्ट हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे।
नेक्स्ट हम लोग आते हैं जोगबनी विराटनगर चेक पोस्ट। ये बेसिकली सेकंड इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है इंडिया और नेपाल के बीच में, क्योंकि जो सबसे पहला चेक पोस्ट है वो इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में, वो बेसिकली रक्सौल में है जो बिहार के अंडर आता है। अब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होता है? आईसीपी सी बेसिकली इट इज अ ट्रेड सेंटर फॉर फैसिलिटेशन ऑफ बायलैटरल ट्रेड बिटवीन कंट्रीज मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये बेसिकली चेक पोस्ट एक तरीके का ऐसा पॉइंट होता है, लोकेशन होती है, जो बेसिकली ट्रेड सेंटर के रूप में हम लोग यूज करते हैं। अब जब ट्रेड सेंटर के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि अक्रॉस बॉर्डर जो पैसेंजर का मूवमेंट है या फिर गुड्स का मूवमेंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। अब जब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, पैसेंजर का मूवमेंट हो रहा है, ट्रेड सेंटर डेवलप हो रहे हैं, तो इसमें जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी जनरेट होगा और जो इकोनॉमी है वो भी ज़्यादा अच्छी होगी। अब जब हम लोग ये बोलते हैं कि पैसेंजर ट्रेड होने वाला है, पैसेंजर्स का मूवमेंट्स वहाँ पर होगा, तो यहाँ पर इंडिविजुअल मूवमेंट तो हो गई, लेकिन गुड्स के अलावा यहाँ पर व्हीकल्स का भी मूवमेंट होगा। सीधी सी बात है, अगर आपको माल एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे लेके जाना है तो व्हीकल तो आपको वहाँ पर चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ और आईसीपी हैं, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट हैं, जो ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। देख लेते हैं वो कौन से। एक तो अटारी चेक पोस्ट है, पंजाब वाला, जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है। इसके अलावा पेट्रापोल जो है वो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, बांग्लादेश बॉर्डर के लिए आईसीपी है ये। इसके अलावा त्रिपुरा में अखुरा बांग्लादेश के लिए, और रक्सौल ये बिहार वाला नेपाल के लिए, राइट। इसके अलावा जोगबनी इन बिहार ये भी नेपाल का है, और मोरे म्यांमार वाला जो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। ये आप देख सकते हैं, ये यूपी, बिहार और ये नेपाल, ये जो चेक पोस्ट हैं ये आप मैप के थ्रू भी यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। एक बार इसको एक फुल ऑन टॉपिक के तरह से हम लोग पढ़ लेते हैं न्यूज़ कंटेक्स्ट में। इसलिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बेसिकली क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश ने जो अभी जो रिसेंट में जो ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग चेक पोस्ट, दैट इज पेट्रापोल बेनापोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। तो जब एक चेक पोस्ट की बात आती तो उस पर्टिकुलर को तो हमें पढ़ना ही है, लेकिन पीटी 360 का बेसिकली मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि उससे रिलेटेड जो पिछले 5 साल की करंट अफेयर की न्यूज़ है वो भी आपको पढ़ना है। तो पिछली हम लोगों ने स्लाइड में देखा कि यहाँ पर जो ट्रेड है उसको तो फैसिलिटेट किया ही जाता है, कॉमर्स, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, रेवेन्यू सब बूस्ट होता है, लेकिन ये कंट्री की जो बॉर्डर सिक्योरिटी है और जो हॉस्टाइल एलिमेंट्स हैं उनके अगेंस्ट भी ये काम करता है। 5 जो मेजर फंक्शनल आईसीपीज हैं ये आप लोगों को याद रखनी, जो पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताई ये अगेन वही रिपीटेड है। अटारी, पेट्रापोल, अखुरा, रक्सौल, जोगबनी, ये एटलीस्ट आपको याद करने हैं और इसका थोड़ा मैपिंग भी आपका क्लियर होना चाहिए। पेट्रापोल आईसीपी को हम लोग देख लेते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जितना भी ट्रेड होता है उसमें जो 60% ट्रेड होता है ये सिर्फ अकेले पेट्रापोल बेनापोल आईसीपी के तहत होता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एशिया का लार्जेस्ट लैंड कस्टम स्टेशन भी है, ठीक है। अब LPAI एक ऐसी बॉडी है जो इस ICP से रिलेटेड है। ये बेसिकली एक कंप्लीटली सेपरेट बॉडी है, स्टैचुरी बॉडी है, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। LPAI दैट इज लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको जो ट्रेड बूस्ट करने के लिए, चाहे वो लैंड पोर्ट्स जो लैंड पोर्ट्स होते हैं उसके थ्रू ट्रेड को बूस्ट करने के लिए इसको कंस्टिट्यूट किया गया था, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैचुरी बॉडी है, लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010 के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था, और इसका पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन आता है वो बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, जो अगेन ऑब्वियस सी बात है कि जब हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं तो वो होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आएगा। एंड प्लान और ये आईसीपी के मेंटेनेंस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे उसको मैनेज करना हो, कंस्ट्रक्ट करना हो, डेवलप करना हो, या फिर उससे रिलेटेड कोई नए प्लान्स बनाने हो या उसको एग्जीक्यूट करने हो, सारा का सारा जो काम है वो LPAI ही करती है। बांग्लादेश के साथ हमारे कुछ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो ट्रांसपोर्ट या कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। एक तो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, जो सिलीगुड़ी है जो इंडिया के अंडर आता है, और पर्वतीपुर है या फिर पार्वतीपुर, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहें, जो बांग्लादेश के अंडर आता है, इन दोनों को ये कनेक्ट करता है। किस चीज़ के लिए कनेक्ट करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल के लिए ये कनेक्ट करता है। दूसरा एक प्रोजेक्ट है दैट इज रूपुर प्रोजेक्ट। बेसिकली इट इज द फर्स्ट इनिशिएटिव अंडर इंडो रशियन डील टू अंडरटेक एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एटॉमिक एनर्जी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम लोग कहाँ पर स्टैब्लिश कर रहे हैं? बांग्लादेश में स्टैब्लिश कर रहे हैं। और ये इनिशिएटिव किसका है? इंडिया प्लस रशिया का ये इनिशिएटिव है कि भैया ये जो हमारे
एटॉमिक एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसको हम लोग बांग्लादेश में शिफ्ट करेंगे या फिर वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन इसमें जब हम बांग्लादेश में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या शिफ्ट करेंगे तो जो ट्रेनिंग का काम होगा या फिर कंसल्टेशन का काम होगा या फिर इसके अलावा किसी भी तरीके का जो सपोर्ट का काम होगा वो पूरा का पूरा इंडिया के अंडर रहेगा। एक और इसमें दूसरा इनिशिएटिव देखते हैं, प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड, दैट इज PIWTT, इंडिया टू असिस्ट बांग्लादेश टू कैप्चर द पोटेंशियल ऑफ वाटरवेज फॉर बोथ इंटर एंड इंट्रा बॉर्डर कनेक्टिविटी ऑफ बांग्लादेश। सी देखिए, जैसे कि अगर हमको रोड्स को कनेक्ट करना होता है, डिस्ट्रिक्ट्स को, बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करना होता है, तो हम लोग नेशनल हाईवेज बनाते हैं या फिर हम लोग स्टेट हाईवेज बनाते हैं, राइट। उसी तरीके से नेशनल वाटरवेज भी होते हैं या फिर वाटरवेज आप जिसको बोलते हो। तो इंडिया जो है इस प्रोजेक्ट के अंडर क्या करने वाला है कि बांग्लादेश की मदद करने वाला है उन वाटरवेज को एग्जीक्यूट करने में, उन वाटरवेज को इंप्लीमेंट करने पे जहां पर उन वाटरवेज के थ्रू जो है इंटर बॉर्डर कनेक्टिविटी एंड इंट्रा बॉर्डर कनेक्टिविटी दोनों की दोनों बढ़ सके, राइट। यानी बांग्लादेश के अंदर की जो कनेक्टिविटी है वो भी उन वाटरवेज से इंक्रीज होगी और बांग्लादेश के जो बाहर की कनेक्टिविटी है दूसरे देशों के साथ या फिर किसी भी समुद्री इलाके के साथ, वो कनेक्टिविटी भी इसकी इंक्लूड होगी, आई एम सो सॉरी, इंप्रूव होगी। नेक्स्ट आते हैं नेशनल नॉलेज नेटवर्क। ये बेसिकली एक डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोग्राम है जो एजुकेशन से रिलेटेड है इंडिया और बांग्लादेश के बीच का, राइट। ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट बाकी के 3 इंपॉर्टेंट, बट इवन देन इसको भी आप लोग एक नज़र देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडिया म्यांमार थाईलैंड IMT ट्राइलेटरल हाईवे है जो 1990 से ही स्टार्टिंग हो चुकी है इसकी। ऑन पेपर तो 1990 से हुआ है, इस्टेब्लिश थोड़ा सा बाद में हुआ है। ये बेसिकली इंडिया को जो एशियन रीजन है पूरा हमारा साउथ ईस्ट जो एशियन रीजन है उसको उसके साथ कनेक्ट करता है। जो टोटल डिस्टेंस कवर होती है इसमें वो 3200 किलोमीटर की होती है। अब सीधी सी बात है कि अगर हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये इधर इंडिया है और ये आपका यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया है, तो हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, कुछ हम लोग यहाँ पर कनेक्टर्स क्रिएट करेंगे कि इन कनेक्टर्स के थ्रू इन लोकेशंस के थ्रू वो वहाँ पर होके जाएगा। तो कुछ लिंक्स हैं जैसे मोरे ICP मणिपुर का जो हमने देखा था, इसके अलावा मैंडले सिटी जो म्यांमार की है एंड मेव साउथ डिस्ट्रिक्ट जो थाईलैंड का है। मैप में हम लोग देख लेते हैं। सी ये यहाँ से इंडिया से शुरू हो रहा है, यहाँ पर इसने ये बांग्लादेश को क्रॉस किया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ आया, ये हमारा मोरे ICP है। यहाँ पर हम लोग म्यांमार को यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं एंड फाइनली हम लोग ये मेव साउथ डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ तक बैंकॉक तक ये फैला हुआ है, राइट। 3200 किलोमीटर्स के आसपास का ये एरिया कवर करता है। नेक्स्ट जो ये हमारा ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वर्ल्ड का। चाइना का जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या फिर सिल्क रोड इनिशिएटिव, अगर उसको थोड़ा सा हम लोग इग्नोर करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग द हिंदू की जो सीरीज है सिनॉप्सिस की, अगर उसको आप लोग फॉलो करते हैं तो फरवरी या मार्च के द हिंदू में भी इस सेम टॉपिक को कवर किया गया था। इसके PDF भी आप लोगों को सिनॉप्सिस की वेबसाइट में रिसोर्सेज के सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जितना भी सिलेबस है, चाहे वो 2020 50-50 का हो या फिर वो PT 360 का हो या फिर वो द हिंदू का हो या फिर वो MSGP का हो, MSGP का कोर्स चाहे वो 2 हो या MSGP कोर्स 3 हो, ये सारे के सारे जो आप लोगों ने प्रीलिम्स के लिए कोर्स एक्सेस किए हैं वो आपकी एग्जाम से 15 दिन पहले तक पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे वो PDF अवेलेबिलिटी हो या फिर वो वीडियोस की अवेलेबिलिटी हो। इसके अलावा सिनॉप्सिस की वेबसाइट में जितने भी इश्यूज आ रहे थे उन सारे इश्यूज को हम लोग 90% रिजॉल्व कर चुके हैं। अगर आप अभी सिनॉप्सिस की वेबसाइट या फिर रीडेफ की जो वेबसाइट है अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है, बहुत ज़्यादा इजी हो चुकी है एक्सेसिबल के लिए, राइट। चलिए हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये बेसिकली एक मल्टी मॉडल या फिर मल्टी मोड नेटवर्क है। मल्टी मॉडल या मल्टी मोड नेटवर्क की हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि किसी एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, हर तरीके का ट्रांसपोर्टेशन होगा, चाहे वो शिपिंग के थ्रू हो या फिर रेलवे के थ्रू हो या फिर रोड रूट के थ्रू हो या फिर किसी भी और तरीके का ट्रांसपोर्ट हो, राइट। अब ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है ये बहुत सारे कंट्रीज के साथ साथ कॉन्टिनेंट्स को भी कनेक्ट करता है। ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ये इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप तक ये
फैला हुआ है। मेजर ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? अब सीधी सी बात है, हम लोग ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं तो जो ट्रेड कनेक्टिविटी है, यानी कि भाई बिजनेस बढ़ाना है, पैसा कमाना है, यही इसका हमेशा मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। और जो मेजर सिटीज हैं इन कंट्रीज की, इन सारी कंट्रीज की जो मेजर सिटीज हैं उनको ये कनेक्ट करेगा। इसके अंदर मुंबई भी आएगा, मॉस्को भी आएगा, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास या फिर अस्तरखान, सारे के सारे मैप के थ्रू हम लोग इसको अभी देखेंगे। इसमें क्या होगा कि अगर उस ट्रांसपोर्ट या कॉरिडोर को हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि वो मल्टी मॉडल या मल्टी मोड नेटवर्क है, तो इसमें टाइम और पैसा दोनों को दोनों बचेगा और जो कॉस्ट है वो कम होगी और जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा ग्रो होगी। अब न्यूज में ये क्यों है? क्योंकि इंडिया ये चाहता है कि ये वाला जो हमारा INSTC का जो कॉरिडोर है, इसमें जो ईरान का चाबहार पोर्ट है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। अब इंडिया क्यों चाहता है उसको इन्वॉल्व किया जाए? क्योंकि एक तो इस कॉरिडोर का हिस्सा बनकर इंडिया ने अपने बहुत सारे पैसे बचाए हैं, लेकिन अगर ये चाबहार पोर्ट भी इस कॉरिडोर का हिस्सा बन जाता है तो इंडिया की जो कॉस्ट है किसी भी गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने की, या फिर इंडिया के अगर गुड्स है डायरेक्टली हम लोग रशिया या यूरोप या कहीं भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये वाया ईरान होके जाता है, तो इंडिया का टाइम और पैसा और ज्यादा बचेगा, राइट। ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरे के पूरे कॉरिडोर को। ये हम लोग मुंबई से कॉरिडोर शुरू हुआ है, यहाँ पर ये चाबहार पोर्ट है, इंडिया चाहता है कि ये यहाँ पर आ जाए। इसके बाद बंदर अब्बास पोर्ट की तरफ ये जाता है, तेहरान की तरफ ये जाता है, इस्तांबुल, सोफिया, वियना की तरफ जाता है। अगर आप इसको सेंट्रल एशिया या वेस्ट एशिया जिसको हम लोग बोलते हैं, बाकू से होते हुए ये मॉस्को की तरफ जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है ये कहीं ना कहीं कंट्रीज को और कंटिनेंट को कनेक्ट करता है, जो ट्रेड एक्टिविटीज को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अलग अलग कलर्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि रेल कॉरिडोर कौन सा है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर कौन सा है, पोर्ट्स कौन कौन से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग पावर ऑफ साइबेरिया प्रोजेक्ट। ये जो पावर ऑफ साइबेरिया प्रोजेक्ट है इसको दो नाम से और जाना जाता है। एक तो है ये चाइना रशिया ईस्ट रूट नेचुरल गैस पाइपलाइन, और दूसरा है ये याकुतिया खबरावोस्क व्लादिवोस्तोक पाइपलाइन, ठीक है। तो ये जो पाइपलाइन है ये ईस्टर्न साइबेरिया से स्टार्ट होती है। सीधी सी बात है कि साइबेरिया की हम लोग बात करें तो ईस्टर्न साइबेरिया, जो ईस्टर्न रशिया का जो एरिया है जहां पर आपको नेचुरल मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो थोड़ा सा कम है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो ईस्टर्न साइबेरिया से ये शुरू होता है और नेचुरल गैस का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चाइना तक होना चाहिए, इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर आप एम देख सकते हैं, टू पंप नेचुरल गैस टू चाइना फ्रॉम रशिया फार ईस्ट रीजन लाइक याकुतिया, ओके। ये जो साइबेरिया प्रोजेक्ट है ये बेसिकली ईस्टर्न गैस रूट है जो साइबेरिया से चाइना तक जाता है, तो ये पार्ट 1 है इस कॉरिडोर का। इसके अलावा एक वेस्टर्न गैस रूट भी होगा, ठीक है, जिसको हम लोग पावर ऑफ साइबेरिया 2 या फिर अल्ताई गैस पाइपलाइन के नाम से जानेंगे। ये इस कॉरिडोर का या फिर इस प्रोजेक्ट का पार्ट 2 होगा। यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैप में, राइट। ये फार ईस्ट रशिया से शुरू होता है एंड देन ये चाइना तक, ये आप देख सकते हैं, ये चाइना तक यहाँ पे जाता है। व्लादिवोस्तोक को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है। फेयर इनफ। चलिए नेक्स्ट आते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, दैट इज CPEC, CPEC के नाम से भी हम लोग जानते हैं इसको। 2013 का ये प्रोजेक्ट है। इसके बारे में देखते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू अपग्रेड पाकिस्तान रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो इसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में क्या कर रहा है चाइना कि पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है, जो जो जरूरत है पाकिस्तान को इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो इस प्रोजेक्ट के थ्रू वो पूरा करेगा, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करेगा और ट्रांसपोर्टेशन का जो नेटवर्क है वो पूरा का पूरा इसमें वो बिछाएगा। इसमें एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं SEZ वो भी इसमें आ जाते हैं। लोकेशन इसकी देख लेते हैं हम लोग। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवाला, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें ये फैला हुआ है। अब सीधी सी बात है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आएगा तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी तो होगी, इंडिया इसके ऑब्वियसली अगेंस्ट रहेगा। और चाइना में जो इसकी लोकेशन है वो शिनजियांग है। बजट जो है इसका वो कहाँ से आ रहा है? चाइना डेवलपमेंट बैंक जो है इसको फाइनेंस कर रहा है। इसके अलावा AIIB दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और जो सिल्क रोड फंड है ये भी इसको फाइनेंस कर रहा है। इस AIIB से याद आया कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो एक लेक्चर है वो भी PT 360 का ही है, IR का,
जो कृष्णा सर ने रिकॉर्ड किया, यूट्यूब पे आप लोगों को अवेलेबल मिलेगा। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इससे हर दूसरे साल कोई ना कोई सवाल आता है। जैसे मेरे ख्याल से अगर आप 2019 का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो AIIB से भी सवाल आया था कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके 80 से ज़्यादा मेंबर्स हैं या नहीं हैं, या फिर एशिया से बाहर भी इसके मेंबर्स हैं या नहीं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, प्लीज़ डू फॉलो दिस, राइट। अब ये हम लोग CPEC के अंडर हम लोग देख लेते हैं कि मेजर प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। एक तो हाईवे और जो रेलवे है उसको बनाया ही जाएगा। इसके अलावा जो ग्वादर सी पोर्ट है पाकिस्तान में, उसको कराची के साथ नदन पाकिस्तान में लिंक किया जाएगा। वेस्टर्न चाइना सेंट्रल एशिया तक इसका जो लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो बढ़ाया जाएगा। मोटरवे एक्सपेंशन किया जाएगा कराची और लाहौर के बीच में, और जो काराकोरम हाईवे है उसको भी इसमें डेवलप किया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें अलग अलग कलर्स के थ्रू आप ये मोटरवेज, हाईवेज, सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं। यू कैन सी ग्वादर पोर्ट हियर, एग्जैक्टली हियर। यहाँ पे इसको कराची से लिंक कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, एंड ये गिलगित तक यहाँ पर फैला हुआ है एंड चाइना को ये कनेक्ट करेगा। बस ऊपरी तौर पे देखने की जरूरत है, आपको पूरी की पूरी लोकेशन इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड के नाम से भी जानते हैं इसको, OBOR या फिर BRI के नाम से भी जानते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ऑफ द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। ठीक है, इसमें बेसिकली चाइना क्या करता है, चाइना ये कह रहा है कि ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है भाई हमारी। ठीक है, और चाइना क्या बोल रहा है कि 70 से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं हमारे साथ में आ जाओ, बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह हम लोग काम करेंगे और इतना बड़ा एक रोड कनेक्टिविटी नेटवर्क बनाएंगे कि जो जितनी भी लैंडलॉक कंट्रीज हैं, चाहे वो सेंट्रल एशिया की लैंडलॉक कंट्रीज हों या फिर वेस्टर्न रीजन की भी जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं, उनको पूरा का पूरा हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं रेल ट्रांसपोर्टेशन और रोड ट्रांसपोर्टेशन से। ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा काम किया जा रहा है। अब जब ट्रांसपोर्टेशन का काम किया जाएगा तो सीधी सी बात है कि सिर्फ रेलवे और रोड्स तो बनाएंगे नहीं, ये भी एक तरीके का मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट रहेगा। तो इसमें पोर्ट्स आ जाएंगे, स्काई स्क्रैपर्स आ जाएंगे, रेल रोड्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, टनल्स, सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। और मेन मिशन क्या है इसका कि रीजनल कनेक्टिविटी जो है उसको हमको इंक्रीज करना है ताकि फ्यूचर में जो इकोनॉमी है वो और ज़्यादा अच्छी हो सके। फाइनेंसिंग जो करेंगे इसको अगेन AIIB एंड सिल्क रोड फंडिंग। कहीं ना कहीं फिर इंटरनेशनल रिलेशन के मेंस के सिलेबस में हम लोग जाते हैं तो हमको भी ये भी पता चलता है कि चाइना जो है कहीं ना कहीं अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करना चाह रहा है इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं चाइना का किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो लगभग पूरी दुनिया को ये कवर कर लेता है, क्योंकि 70+ कंट्रीज से होकर इसको जाना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मरीटाइम सिल्क रोड MSR। ये बेसिकली सी रूट पार्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। सी जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, तो हम लोग इसमें यहाँ पर कोई सी रूट नहीं देख रहे हैं। ठीक है ना, मतलब पोर्ट्स है बट एग्जैक्ट पोर्ट्स तो बेसिकली ऐसा है कि सी से सामान आया है तो उसको ज़मीन पे उतारना है तो आपको पोर्ट्स चाहिए, या फिर समंदर के थ्रू आपको भेजना है तो पोर्ट्स चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट हमको सी पोर्ट्स यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं, मतलब सी रूट्स हम लोगों को यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। तो वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का जो सी रूट का जो पार्ट है वो मरीटाइम सिल्क रोड है। ठीक है ना, अगेन ये चाइनीज स्ट्रैटेजी है ताकि जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो सके, और जो हिस्टोरिक इनका सिल्क रोड का प्रोजेक्ट है वो भी इसको कहीं ना कहीं असिस्ट करेगा। ठीक है, इसके मेजर रूट्स हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, देन फिर मैं आपको मैप की तरफ लेके जाता हूँ। मेजर रूट्स इसके क्या होंगे कि ये चाइना से स्टार्ट हो रहा है, देन हैनोई से होते हुए जकार्ता की तरफ जाता है, सिंगापुर और कोलालमपुर जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू वो इसके रूट में आ जाते हैं। देन श्रीलंका का जो कोलंबो का पोर्ट है उसको ये यूज़ करेगा। देन सदर्न टिप जो है इंडिया का, वहाँ से होते हुए ईस्टर्न अफ्रीका जो मोम्बासा वाला पार्ट है वहाँ तक जाएगा। जिबूती, रेड सी, स्वेज कनाल, मेडिटेरेनियन एंड गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ठीक है, ये उसके साथ साथ चलता रहता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है वो भी कहीं ना कहीं इसकी स्ट्रैटेजिक थ्योरी के अंडर आता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन अभी ये जो हमने रूट पढ़े हैं इसका हम लोग पहले मैप देख लेते हैं। ठीक, सी यू कैन सी हियर, ये जो रूट है इसका ये शुरू हो रहा है, ये पिंक लाइन वाला एज यू कैन सी हियर, और ये ब्लू अलग अलग है। ये जो ब्लू है दैट इज ओवरलैंड रूट ऑफ BRI, और ये जो पिंक है दैट इज मरीटाइम रूट ऑफ BRI। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग कि चाइना से शुरू होते हैं, हैनोई से होते हुए सिंगापुर जा रहा है, फिर यहाँ पे ये इंडिया के सदर्न टिप को कैप्चर कर रहा है, फिर कोलंबो से जा रहा है, देन ये ग्वादर ऑब्वियसली यूज़ करेगा ही, ईरान तक ये फैला हुआ है, यहाँ फिर वो केन्या, फिर जिबूती एंड देन इटली तक जो वेस्टर्न साइड है यूरोप का वहाँ तक जा रहा है। और अगर आप इसका ओवरलैंड रूट देखते हैं तो अगेन ये बीजिंग और जियान से होते हुए
पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया को से लेकर मॉस्को तक के कवर अप कर रहा है। ओके, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स देख लेते हैं। ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो है ये इन्हीं सारे रूट्स की एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है। ये एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी है चाइना की, जो बेसिकली क्या है कि इंडियन ओशन का जो रीजन है उसको पूरी तरीके से चारों तरफ से घेरना चाहता है इंडिया पे एक इनडायरेक्ट या डायरेक्ट प्रेशर बनाने के लिए, ठीक है। इसको बेसिकली चाइनीज मिलिट्री नेटवर्क के नाम से भी हम लोग जानते हैं। कहा तो जाता है कि कमर्शियल फैसिलिटी के लिए, लेकिन हमें भी पता है कि यहाँ पर कितनी कमर्शियल फैसिलिटी होगी और कितना यहाँ पर डिफेंस का काम होगा, ठीक है। इसमें जो रूट है वो चाइना मेनलैंड से लेके सूडान का जो पोर्ट है, जिसको बेसिकली हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट कहा जाता है, वहाँ तक ही पूरा का पूरा फैला रहेगा, राइट। जो चेक पॉइंट्स रहेंगे उन रूट्स में, एक तो स्ट्रेट ऑफ मैंदेब, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एंड लॉम्बुक स्ट्रेट भी इसके अंडर आएगा। और जो मैरीटाइम सेंटर है दैट वुड बी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स एंड सोमालिया। मैप के थ्रू इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आप देखिए, ये जो आपका पॉइंट नंबर 1 लिखा है, यहाँ से आपका ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल शुरू हो रहा है चाइना से। दिस इज चेक पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में आ गए हैं। 6, 7, देन ये 8 सितवे पोर्ट, देन फिर ये बांग्लादेश की तरफ आ गया 9th में, एंड देन पूरे के पूरे ये इंडियन ओशन रीजन को कवर करते हुए इंडिया को भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के घेरे में ले रहा है। दिस इज 10, 11, यहाँ से पूरा इंडिया कवर हो गया, इंडियन ओशन रीजन। दिस इज 12 और ये यहाँ 15 तक, हॉर्न ऑफ अफ्रीका तक ये जा रहा है। तो ये पूरा इंडियन ओशन यहाँ से लेके यहाँ तक इंडियन ओशन तो आपका कवर हो ही रहा है, और इंडिया पे एक इनडायरेक्ट प्रेशर बनाने की भी यहाँ पे कोशिश की जा रही है, राइट। चलिए आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज साउथ एशियन सब रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज SASEC, रोड कनेक्टिविटी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम 2001। ये जो पूरा का पूरा आपका रोड कनेक्टिविटी का इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, ये जो एशियन हाईवे नंबर 1 है, जिसको हम लोग AH01 के नाम से जानते हैं, ये उसका पार्ट है। एंड दिस इज बेसिकली गोना एक्ट एज इंडियाज गेटवे टू द ईस्ट। अब इसको फॉर्म किसने किया था, बनाया किसने था? बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर, इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व थे। ऑब्जेक्ट अगेन इसका ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, तो ऑब्जेक्ट भाई सेम रहेगा, कॉमर्स इकोनॉमी बढ़ानी है, टूरिज्म बढ़ाना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब जो ADB है उसने यहाँ पर टेक्निकल एडवाइजरी, फाइनेंशियल सपोर्ट सारा का सारा दिया है। क्यों? क्योंकि ये जो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल का जो मोटर व्हीकल अग्रीमेंट इनिशिएटिव है वो भी इसी प्रोग्राम का पार्ट है, BBIN। आप इसको अलग से पढ़ सकते हैं, वैसे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको भी यहाँ पर कवर करेंगे, राइट। अब एशियन हाईवे नेटवर्क क्या है? इसको हम लोग ग्रेट एशियन हाईवेज के नाम से भी जानते हैं। इट्स अ कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन एशिया, यूरोप एंड यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो बेसिकली ये एशिया, यूरोप और यूनाइटेड नेशन जो है, उन तीनों के कॉम्बिनेशन से ये प्रोजेक्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें इंडिया और इंडिया के पड़ोसी भी जो हैं वो भी इसके साथ हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो पूरे के पूरे एशिया का जो हाईवे का सिस्टम है उसको हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें नई बात क्या है? इसमें नई बात ये है कि हम लोग यहाँ पे एशिया में नए हाईवेज का कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, राइट। नए हाईवेज का कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, लेकिन जो पुराने हाईवेज हैं उन्हीं को हम लोग यूज करके जो एग्जिस्टिंग हाईवे सिस्टम है उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इट अलाउज द हाईवे टू क्रॉस द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो रीच टू यूरोप। तो बेसिकली अगर एशिया के हम लोग इतना अच्छा यहाँ पर हाईवे प्रोजेक्ट ला रहे हैं कि पूरे के पूरे एशिया में तो ये फैला रहेगा, लेकिन ये यूरोप तक भी फैलेगा, ओके। और एशियन हाईवे नेटवर्क इज गोइंग ऑन टू टेक ओवर 2 अनदर प्रोजेक्ट। इसके अंडर 2 और प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, जो AH45 और AH45A के नाम से जिसको जाना जाएगा। एंड अगेन जो इंटरेस्टिंग है कि ये कॉन्टिनेंट के जो एग्जिस्टिंग हाईवेज हैं उन्हीं को ये यूज करेगा और एशिया के हाईवे को इंप्रूव करेगा बगैर किसी नए कंस्ट्रक्शन के, राइट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके के कोर्सेज को एक्सेस करना है तो आप सिनॉप्सिस IAS की वेबसाइट पे जा सकते हैं। आई अगेन रिपीट द सेम थिंग कि जितने भी इश्यूज थे 90% सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। अगर आपको अपने प्रीलिम्स के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी अगर गैदर करनी है तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, विच इंक्लूड्स 20-20, 50-50, जिसको हम लोग प्रीलिम्स इन 100 टॉपिक्स के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग ट्रेडिशनल टॉपिक्स लेते हैं पिछले 40 साल के UPSC के ट्रेंड को फॉलो करते हुए, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। इस पे एक अलग से वीडियो बन चुका है कृष्णा सर का, वो आप देख सकते हैं।
कि मोर देन 50 क्वेश्चन जो है इस सीरीज से हमारे आ चुके हैं यूपीएससी में 2018 में भी 2019 में भी। और एमएसजीपी का जो प्रोग्राम है उसमें हम लोग पिछले 25 साल के जो पेपर्स हैं 10 साल और 25 साल के, आई वुड रिफर यू कि आप एमएसजीपी कोर्स 3 लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग 25 साल के जीएस के प्रीलिम्स के पेपर और सीसेट के जितने भी पेपर्स अब तक हुए सारों को सॉल्व करवाते हैं। और इस वीडियो में हम लोग ये बताते हैं कि यूपीएससी अपने क्वेश्चंस को किस तरीके से रिपीट करता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लिए इफ यू गाइस टेक पीटी 360, दिस इज गोना बी द कंप्लीट पैकेज फॉर योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन 2020 50-50 एमएसजीपी 3 एंड पीटी 360। इसके अलावा अगर आप द हिंदू इन 5 मिनट्स की सीरीज को इसके साथ इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ये पूरा एक पैकेज आपका प्रीलिम्स का हो जाता है। द हिंदू के जो न्यूज़ हैं वो मार्च 2021 तक के कंप्लीट हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग अप्रैल का जो द हिंदू है उसका भी कंपाइलेशन ला लेंगे। सो अगर आपको और किसी भी तरीके की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन गो टू दिस वेबसाइट, और या फिर आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पीटी 360 वीडियो। थैंक यू वेरी मच।